हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो मैं हूं प्रिंशिला गांधी, आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि गैलेक्सी क्लासेस से जुड़कर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। 9:30 पे हमारी लाइव क्लास होती है डेली इसी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की जो जून मंथ है उसके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, टॉप एमसीक्यूज जो आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, फैक्ट्स रहेंगे, इन्फॉर्मेशन रहेंगे, उनको ध्यान से आपको सुनना है, नोट करते चलना है। और कोई भी दिक्कत होती है याद करने में तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं। तो आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मंथली जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे डेली क्लासेस लेने के बाद तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस मंथ हैं उसके भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा वीक के अंदर 2 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एनालिसिस रहता है 10 मिनट्स का, कि क्या फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, कौन सा जो बर्निंग इशू है वो चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे आज के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जून 2024। ठीक है, तो मई वाला भी आप पढ़ सकते हो। अभी आपके जो सितंबर अक्टूबर में होने वाले एग्जाम्स हैं, तो 2024 का साल तो आपने नहीं छोड़ना है। इसके सभी जो महीने हैं उसके मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मैगजीन के साथ, नोट्स के साथ, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करके फॉलो करनी होती है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखेंगे आज की क्लास का पहला प्रश्न। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च स्टेशन वॉज अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया एट 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ATCM की बात हो रही है। ATCM क्या है? एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ठीक है, तो ये क्या है? ATCM है। 46 सेशन है इसका, 46th मीटिंग है जिसके अंदर CEP की भी बात हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमिटी है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, उसका भी मीटिंग हुआ था, 46th है। और इंडिया के अंदर कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कोची इन केरला स्टेट। ठीक है, कोची कहाँ पे है? केरला में है। यहाँ पे ये मीटिंग हुआ था रिसेंटली। और यहाँ पे हमारे जो रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिक की, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, जो एंटार्क्टिका है आप जानते होंगे 98% आइस शीट से कवर है। ठीक है, 98% जो है वो आइस शीट से कवर्ड है। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है ना, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स हैं विश्व के, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लैम्बर्ट ग्लेशियर का। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर याद रखेंगे। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, डूम्सडे ग्लेशियर एक न्यूज में था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको क्या कहा जाता है? थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स भी देखा जाता है। बात हम एंटार्क्टिक की कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के ना रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, अब ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है ना, ये कब आई थी? 1959 में। 1959 में तब यहाँ पे जो कंट्रीज है उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। 57 कंट्रीज हैं टोटल जो जुड़ी हुई हैं इसके साथ। कितनी है? 57 कंट्रीज है। 1983 में इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। और जो कि आप ऑप्शन में देख पा रहे हो ना, कि भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री 1 है और मैत्री 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अनाउंस करा है रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाला है इंडिया? मैत्री 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो दक्षिण गंगोत्री आपको दिख रहा है ना, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, 3 है वैसे रिसर्च स्टेशन, ये वाला इज नॉट ऑपरेशनल। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारती, मैत्री 1, मैत्री 2, इसका अनाउंसमेंट करा है भारत ने। ऑलराइट, किसकी बात कर रहे हैं? एंटार्क्टिक ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जिसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था? कोची, केरला में। ठीक है, याद रहेगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड। ये नेल्सन मंडेला अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड है जो कि आपका 2019 में स्टेब्लिश हुआ था। हेल्थ सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था है ना, जैसे कि आप जानते होंगे WHO के बारे में। ठीक है, 1948 में स्टेब्लिश हुआ, जिनीवा में लोकेटेड है। ऑलराइट, हेल्थ की जब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी। हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी करेंटली? JP नड्डा। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुर्वेदिक यूनानी है ना, आयुष मिनिस्ट्री है, सिद्धा होम्योपैथी। ठीक है, तो ये सारी मिनिस्ट्री है। एक प्रोजेक्ट प्रगति भी अभी लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, प्रगति 2024 में ही।
ठीक है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो हमारी स्कीम आई थी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, ठीक है। तो हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी क्या करा जा रहा है, डिजिटलाइज करा जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो वर्ल्ड हेल्थ डे है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिसके बारे में आपको याद रखना है कि कब ये मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। तो याद रखेंगे 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल, जिसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देखो कनेक्टेड होंगे ना क्वेश्चंस, मैं डेफिनेटली कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब बता पाऊँ, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा फेमस चल रहा होता है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आपसे क्या पूछा है, अवार्ड का क्वेश्चन पूछा है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेल्सन मंडेला अवार्ड है 2024, कौन सी संस्था है यहाँ पे स्टूडेंट्स, किसको सम्मानित किया गया, देखो पहला है इसके अंदर निमहंस, इसको हम निमहंस बोलते हैं, मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस का नेशनल इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे लोकेटेड है, बेंगलुरु इन कर्नाटका, बेंगलुरु इन कर्नाटका। फिर एम्स हो गया, आईसीएमआर हो गया, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, आईसीएमआर भी काफी न्यूज में रहता है, हेल्थ गाइडलाइंस निकाली थी इसने, अगर आपने डॉक्यूमेंट देखा हो ना, तो इन्होंने जो है हमारे हेल्थ के लिए कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, चाय कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, एवरेज कैलोरी काउंट, प्रोटीन्स इनटेक हो गया, कार्ब्स हो गया, तो शुगर हो गया, तो ये पूरा डाइटरी गाइडलाइंस रिलीज करने वाला इंस्टीट्यूट WHO नहीं है, आईसीएमआर है, एक तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो कि नेल्सन मंडेला अवार्ड है, ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ, 2019 में, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, किसको मिला अवार्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहंस बोलते हैं हम इसको, और ये लोकेटेड है कर्नाटका में, ये लोकेटेड है कर्नाटका में। तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है कि इंडिया से है ये, और WHO तक अपना प्रमोशन करना, अपने जो भी हमारा स्टेट है, इंडिया है, हेल्थ सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज का प्रमोशन के लिए ये अवार्ड मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि जो हमारी इंपॉर्टेंस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो वो पूरा यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का काम किया, निमहंस बेंगलुरु कर्नाटका में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रहेगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है, व्हेन इज द वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड। देखो मिल्क की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिल्क है जो हमारा डेयरी सेक्टर है, ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फिर मिल्क डे की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, कब देखो आता है ये 1 जून को, बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा हैक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर दूध है ना, 1 लीटर दूध पूरा यहाँ पे पीना चाहिए हमें, तो 1 लीटर दूध से याद रख लेना 1 जून, ठीक है, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में भी हमारा नेशनल मिल्क डे होता है, ठीक है, नेशनल मिल्क डे होता है। तो यहाँ पे कब होता है ये बताएंगे इसको, हाँ जी 26 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेशनल मिल्क डे हो गया, तो लार्जेस्ट जो इसके अंदर डेयरी सेक्टर के अंदर कॉपरेटिव्स है, उसमें अमूल का नाम है, जो अमूल कंपनी है, ठीक है, 1946 एस्टेब्लिश्ड, हेडक्वार्टर्स इन गुजरात, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तो लार्जेस्ट कॉपरेटिव हो गया अमूल, और साथ में ही जो हमारा रैंक है, किसका रैंक, इंडिया का रैंक इन द मिल्क प्रोडक्शन, तो फर्स्ट रैंक पे हम आते हैं ग्लोबली, ठीक है, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो पहला रैंक है हमारा मिल्क प्रोडक्शन में, ऑल राइट। और यहाँ पे रिसेंटली देखा गया था ग्वाला दिवस, है ना, तो सिक्किम के जो है यहाँ पे मिल्क यूनियन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और 1 जून ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिसके अंदर क्या थीम हो जाती है, इसकी क्या थीम हो जाती है, सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल ऑफ डेयरी सेक्टर, है ना, जो कि प्ले करता है पूरे विश्व में न्यूट्रिशन पहुंचाने की। तो आप जानते होंगे ना कि मिल्क हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, दूध पीना आप सभी पीते होंगे, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि कौन सी केटल है, यहाँ पे काऊ है, बफेलो है, जिसका भी लेना चाहें। तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन मिला मिल्क डे को बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे होता है। इटली रोम में हेडक्वार्टर्स हैं इसके, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम में क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं इसके, ठीक है। तो 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड मिल्क डे बाय FAO, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वॉज द एक्सरसाइज रेड फ्लैग 24 हेल्ड। तो यहाँ पे कौन सी जो कंट्री है ऑर्गेनाइज कराती है इसको, एक्सरसाइज रेड फ्लैग, जून में हुई थी और इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो 16 दिन का मल्टी नेशन एक्सरसाइज हुआ था, कहाँ पे, हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स बता दिया मैंने आपको, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का में हुई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलास्का में हुई एक्सरसाइज रेड फ्लैग, भारत ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स है, जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें आप याद रखेंगे कि जो फोर्सेस है पार्टिसिपेटेड, एंड ये भी अभी मल्टीनेशनल जो है एक्सरसाइज अरेंज करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं अगस्त 2024 में, ठीक है। 10 देश यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करेंगे, ओके। नाम है उसका तरंग शक्ति, याद रखेंगे। बात कर रहे हैं हम इंडियन एयरफोर्स की, पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज रेड फ्लैग। अच्छा, और कौन कौन सी इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, तो रिसेंटली भी न्यूज में थी। अगर आपने सुना हो टाइगर ट्रम्प, ठीक है, ट्रायम्फ बोल सकते हैं हम, या ट्रम्प से आप याद रख सकते हो नाम, है ना। ट्रम्प से याद रख सकते हो कि इंडिया और US के बीच में है, वज्र प्रहार हो गई, युद्ध अभ्यास हो गई, कौन कौन सी होती हैं, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ, एक्सरसाइज रेड फ्लैग, और कौन सी है, कोप इंडिया एक्सरसाइज। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंडिया और USA की बात कर रहे हैं। रेड फ्लैग इन अलास्का, जून 2024 का न्यूज है ये, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। हो गया नोट, नोट करते चलेंगे बच्चों, बेशक से मैं आपका वेट कर लूंगी यहाँ पे, लेकिन जो भी चीजें फैक्ट्स हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो तो वो उस टाइम के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपको डेफिनेटली इसको याद रखना है तो या तो बोल लो बार बार उस चीज को, या फिर नोट कर लो, ज्यादा बेटर आपके लिए होगा, ठीक जी, ओके है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड की, विश्व की पहली वुडन सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट, ये बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं कौन से देश के हैं, बताओ। लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था रिसेंटली इन न्यूज। तो कंट्री है चाइना, जापान, इंडिया या फिर साउथ कोरिया। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं ना वुडन सैटेलाइट, तो जरूरत क्या पड़ी इसको बनाने की, क्यों बना रहे हैं लकड़ी की, जब मेटल्स यूज होते हैं इतना हैवी वेट रहता है, जितने भी हमारे स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं वो ना स्पेस के लिए हानिकारक है, ठीक है। स्पेस के अंदर जो एसेट्स है ना, स्पेस के जो एसेट्स है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सैटेलाइट भी अगर लॉन्च हो रही है तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्पेस में, तो छोटे छोटे उसके 170 मिलियन पीसेस हो जाते हैं, पता है आपको। इतने छोटे छोटे मतलब डेब्रिस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेस के अंदर घूम रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं वहीं पे रहे, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो गई तो वो सब ना खतरा है, ठीक है। अर्थ के जो नियर अर्थ ऑर्बिट है या फिर लो अर्थ ऑर्बिट है, LEO कहते हैं हम, NEO कहते हैं, नियर अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, तो इसीलिए अभी जो है डेब्रिस फ्री चार्टर लाने की भी बात करी थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, डेब्रिस फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे डेब्रिस फ्री स्पेस बनाने की बात करी है ESA ने, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज है इसके अंदर, तो उसी पे बात करी है कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनको वही हमें डिस्ट्रॉय करना है, इन्वायरमेंटल यहाँ पे फ्रेंडली है, वुडन है, ठीक है। तो लिग्नोसैट किसने बनाया, जापान ने, जापान का याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोजेक्ट नेत्रा है इंडिया का, वो भी आपका किसके लिए है, स्पेस के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है ना, तो यूरोप हो गया आपका, USA हो गया, तो स्पेस पोल्यूशन को कम करने के लिए इन्होंने भी क्या लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेत्रा क्या करता है, जो भी स्पेस में होने वाले हजार्ड्स हैं सैटेलाइट्स के द्वारा उससे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है।
अब ऑप्शन बी जापान इज द राइट आंसर। आप देखोगे टॉप 5 के अंदर इसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है बिकॉज इंडिया और जापान के क्या होते रहते हैं, डायलॉग्स होते रहते हैं, मीटिंग्स होते रहते हैं, कभी इनकी कैपिटल में, कभी हमारी कैपिटल में, कभी टोक्यो में, कभी न्यू दिल्ली में, है ना। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके डायलॉग्स होते हैं, तो हमें सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। जैसे कि आपको अगर पता हो कि इंडिया और जापान का कंपैरिजन हो रहा था जब हम बात कर रहे थे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन की, सोलर एनर्जी के उत्पादन की, तो हमने बोला था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अभी 3rd रैंक ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, जापान पहले 3rd पे था, सरपास कर दिया है भारत ने, अब आ गया है भारत 3rd रैंक पे। ठीक है, ये थोड़ा खिसक गया है, जापान 4th पे आ गया है अभी। ठीक है, बिकॉज 113 बिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन इंडिया का रहा है, ये रह गया था 110 पे। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना हम, तो थोड़ा सा पीछे रहकर इंडिया अभी फर्स्ट पे है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी धीरे धीरे आप कह सकते हो कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, जो कि रिसेंटली इतने अचीवमेंट्स के बाद पहुंच रहा है कि डेवलप जल्दी ही बन सकता है, और लार्जेस्ट टॉप 5 इकोनॉमीज में यहाँ पे हम जो है टॉप पर रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी जापान का रैंक 3 था, ट्रैवल टूरिज्म। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो प्लेसेस हैं घूमने के लिए कौन से मशहूर हैं, तो उसके अंदर सोचो 3rd रैंक पे आ रहा है ये, है ना। मतलब काफी सारे लोग जो है वो जापान जा रहे हैं घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट। तो अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, और 3rd पे है जापान। ठीक है, किसकी बात करी मैंने, ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स की। तो जापान का रैंक क्या है, 3rd रैंक है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमेशा ये जो 6th जी आपका जनरेशन 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, 6G होता है ना जो डेटा, तो उस पर भी इनका डेवलपमेंट चल रहा है रेगुलरली। ठीक है, टॉप पर है ये, तो 6G प्रोटोटाइप भी इन्होंने बना लिया है। ओके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलरली यूज कर रहे हैं। ठीक है, विकसित कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो इसलिए हमारा थोड़ा कंपैरिजन चलता रहता है बिकॉज हम भी अभी एआई पे फोकस कर रहे हैं, है ना, इंडिया का भी मिशन है। ठीक है जी, हो गया इतना, तो याद रखेंगे सभी फैक्ट्स को, साथ साथ नोट करते चलो। लिग्नोसैट जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच रियल जीडीपी ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय एनएसओ फॉर फिस्कल ईयर 2024। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ रेट बतानी है इंडिया की, एस्टिमेट करी है किसने, एनएसओ ने। देखो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं आपको रेगुलरली बताती रहती हूँ, अगर आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिकॉज कभी आपका एडीबी न्यूज़ में रहता है, ठीक है, कभी आपका आईएमएफ रहता है, और कौन कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, अंकटाड हो गया, आरबीआई तो है ही अपना। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शंस निकालते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो इंडिया के इन्होंने अपने अपने रेट्स दिए हैं, तो एवरेज आप मान के चलो कि 7% पे चल रहा है, आरबीआई के अकॉर्डिंग 8% भी आ गया है अभी। ठीक है, लेकिन 7 से 7.2 यहाँ पर रहा है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट। अब एनएसओ की अगर बात करें हम, जो कि क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है। ठीक है, तो ये जो है कंबाइन होके बनता है। आपने सुना होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को कंबाइन करके ये बनता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, हाँ जी, इसको इंटीग्रेट कर दिया था। जो एनएसएसओ है वो 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, इनको इंटीग्रेट करा था 2019 में। और ये आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे है वो कब आता है, नेशनल, बिकॉज डेज का क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लेते हैं ना, तो हम क्यों छोड़े डेज को, डेज को भी याद रखना है। नेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब ऑब्जर्व होता है, हाँ जी, 29 जून, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 29 जून को। अब आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी 8.2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम जो प्रोजेक्शन गया है, चाहे आरबीआई की भी बात करें, 8.2 लास्ट है, इससे ऊपर प्रोजेक्शन नहीं गया है। अगर हम देखें तो 7 से लेकर 8 में एवरेज चल रहा है, 6 में नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे 7.27% या 8% यही आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे जब मैंने वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस बताए थे। कोई डाउट इसमें अब तक? क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए ऑप्शन सी 8.2%। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्पेस मिशन चांग-E6 के बारे में। ठीक है, तो ये मून लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून कौन से कंट्री का हो जाता है, जो कि काफी टाइम से चल रहा था न्यूज में कि पहले इन्होंने लॉन्च किया था अपना स्पेसक्राफ्ट, स्पेस में पहुंचाने के लिए बात करी थी कि मून पे ले जाएंगे हम। मून की फार साइड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली नहीं बात हो रही है। अगर हम देखें तो हमने भी लैंडिंग करी थी, चंद्रयान-3 मिशन था, साउथ पोल ऑफ मून पे करी थी ना। ठीक है, जब लॉन्च डेट थी इसकी 14 ऑफ जुलाई थी, लास्ट ईयर की तो बात है, 2023 की। ठीक है, चंद्रयान-3 की बात कर रहे हैं हम। इंडिया का जो स्पेस मिशन था मून मिशन था, साउथ पोल पे लैंडिंग कराई। ठीक है, फिर अगर हम बात करें चाइना ने क्या करा है, मून की फार साइड या फिर डार्कर साइड, ठीक है, जो हमको धरती से विजिबल नहीं होती है, ऑलराइट, विजिबल नहीं होती है, तो वहां पे ले जाना। और क्या मिशन था इनका कि लैंड करके इनको 2 kg सॉइल सैंपल्स लाने थे। ठीक है, ड्रिल करके यहाँ पे जो रोवर है वो ड्रिलिंग करके क्या करेगा, सॉइल सैंपल लेकर आएगा, ये मिशन था। ठीक है, ताकि हम देखें कि मून के ऊपर जो मिट्टी है उसका कंपोजिशन कैसा है, क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर। एक्चुअली तो आप देखोगे पत्थर जैसा दिखता है, ठीक है, तो अपनी लाइट है, बट आपको देखना है कि लुमिनस बॉडी है, लेकिन है क्या एक्चुअली में, जो पार्टिकल्स हैं उसके सॉइल पे क्या प्रेजेंट है। ये मिशन था चाइना का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चाइना से याद रखेंगे, शेंजो 18 भी न्यूज में था चाइना का, अब चांग-E6 आ गया है, तो चांग और चाइना बहुत ही आसान है इसको याद करना। ठीक है, ऑलराइट, याद रखना है इसको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमसबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग अचीव टाइटल ऑफ एशिया का रिचेस्ट पर्सन इन जून 2024। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नेटवर्थ है ना रेगुलरली चेंज होती रहती है। हम पूरे साल की भी बात ना करें तो एक साल के अंदर ही इट डिपेंड्स ऑन ऑल द स्टैट्स, है ना, फिगर्स पे बात करते हैं हम, तो फिगर्स यानी नेटवर्थ हमारी बिलियन डॉलर्स में चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों को आपको दिखेगा गौतम अडानी का नाम, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है और अजीम प्रेमजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में देखते हो कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स हैं, तो उसके अंदर भी आपको उस तरीके से दिखेगा कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, आप भी उस तरीके से इन्वेस्ट करते हो। तो रिचेस्ट पर्सन जो एशिया का टाइटल मिला है वो किसको मिला है, भारत के गौतम अडानी। ठीक है, जो 2 अडानी ग्रुप्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोर्ट्स भी है इनका, है ना, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी है, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है अहमदाबाद में लोकेटेड है। गौतम अडानी फाउंडर है अडानी ग्रुप्स के, ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके कंपनी के। तो गौतम अडानी याद रखेंगे कि $111 बिलियन की भी इनकी नेटवर्थ अभी क्या हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, इसलिए एशिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं। फोर्ब्स की भी लिस्ट है हमारे पास, तो मतलब टॉप के जो रहते हैं ना सबसे अमीर लोग, है ना, उसमें किसका नाम रहता है। अभी अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पता है कौन है नंबर 1 पे, कौन है सबसे अमीर आदमी, बताइए नंबर 1 पे कौन है। देखो अडानी की हम बात कर रहे हैं, एशिया में इतनी नेटवर्थ है इसकी, वहीं पे जो अंबानीज हैं उनकी भी फ्लक्चुएट होती रहती है, बट अभी 109 पे हम कह सकते हैं फिगर की बात करें। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो स्पेसएक्स के सीईओ कौन है, स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क। ठीक है, ये जो है रिचेस्ट पर्सन है। ओके, बर्नार्ड अर्नोल्ट का नाम आता है। टॉप 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन कंपनी है, स्पेस कंपनी है उनकी। ठीक है, फिर मार्क जुकरबर्ग है। तो ये सारे टॉप रिचेस्ट पर्सन है विश्व में। और गौतम अडानी आपको याद रखना है टाइटल ऑफ एशियाज
रिचेस्ट पर्सन करंट अफेयर पूछ सकते हैं ऐसा। आपने देखा होगा अडानी की इन्वेस्टमेंट चल रही है, 10,000 का टाइटल है इनके पास, ठीक है, 10,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है, 10,000 का टाइटल भी है, और गुजरात के अंदर जो खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक प्लांट इनॉग्रेट कर रहे हैं ये रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि विश्व का लार्जेस्ट हो जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, मार्केट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, Who was named as the brand ambassador for tobacco control? तो यहाँ पे टबैको माने क्या होता है, तंबाकू, तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया? हाँ जी, बहुत ही पॉपुलर नेम है, आजकल अक्सर न्यूज में रहती है, बैडमिंटन प्लेयर है, कौन है? पीवी सिंधु, ठीक है, ऑप्शन ए से याद रखेंगे। तो कौन सा है ये? टबैको कंट्रोल है, टबैको कंट्रोल डे आया था स्टूडेंट्स, इसलिए न्यूज में आ गया है। तो टबैको कंट्रोल जो आपका जो डे है, टबैको डे कब आता है? 31 मई को, ठीक है। और थीम जो है वो 2024 में क्या रही है? थीम जो है 2024 में क्या रही है कि स्टॉप और प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम एंटरिंग दिस टबैको इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन, कि हमें बच्चों को यहाँ पे रोक के रखना है कि वो इस इंडस्ट्री में इसकी लत ना लगाए उन्हें, ठीक है। तंबाकू हो गया, सिगरेट्स हो गई, तो प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। और इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूं कि टॉप टोबैको तंबाकू प्रोडक्शन उत्पादन जो हो रहा है, तो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में? ठीक है, तो कौन है? गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, याद रखेंगे। टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट में यहाँ पे पीवी सिंधु को करा गया है। पीवी सिंधु की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है आपको कि पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं ना, तो इसलिए भी आजकल न्यूज में है इनका नाम, बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर, ठीक है, फ्लैग बियरर के लिए चुना गया है इनको। तो झंडा है जो इंडिया का फ्लैग बियर करेंगी पीवी सिंधु, ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्ट्स। एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। ये सारे फैक्ट्स याद रखना, कुछ भी आ सकता है, और मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही क्लास के अंदर मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो बहुत हानिकारक होता है ये बॉडी के लिए, तंबाकू जो है इसकी लत भी बहुत बेकार है, कैंसर जैसी डिसीज हो जाती हैं इससे, स्ट्रोक हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट हो गया ना साथ साथ? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ केयर सैटेलाइट इज अ ज्वाइंट कोलैबोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। देखो सैटेलाइट्स न्यूज में है, स्पेसक्राफ्ट्स हो गए, तो स्पेस सेक्टर भी एक अपने आप में ही ना कुछ डेवलपमेंट्स लेकर आता रहता है। अर्थ के सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दो एजेंसीज हैं, कोलैबोरेशन है उनका, है ना। तो अर्थ केयर सैटेलाइट जो यहाँ पे क्या इसका मोटिव है स्टूडेंट्स, जो क्लाउड्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पे, ठीक है, कि मेजर करना क्या करेगा ये कि हाउ जो क्लाउड्स है, ठीक है, क्लाउड्स है यहाँ पे जो बादल हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्लाइमेट को, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्लाउड्स के कारण। तो ये जो चेंज आ रहा है कौन मेजर करेगा? सैटेलाइट मेजर करेगी। किसका ज्वाइंट इनिशिएटिव है ये? ईएसए और जाक्सा का, ठीक है, जापान का और यूरोप का। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की हो गई, तो दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव किया है, ठीक है। क्या नाम है? अर्थ केयर सैटेलाइट एक्सप्लोरर मिशन है। अर्थ केयर की फुल फॉर्म क्या है? अर्थ क्लाउड एरोसोल, अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। केयर की फुल फॉर्म हो गई ना, क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर, ठीक है। और जो हमने बात करी थी किसकी? लिग्नोसैट की, किसके द्वारा विकसित थी? बनाई थी जापान में, वुडन सैटेलाइट, ठीक है। देखो रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स ऑलवेज मतलब बेनिफिट ही रहता है हमेशा। अगर आप रिपीट कर रहे हो चीज़ों को तो वो याद तो रहेगा लंबे समय तक,
तो इसलिए आप भी जो है बार बार बोला करो चीज़ों को, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। सुन तो सारे रहे हो ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। और प्रेसिडेंट, अब ये अपॉइंटमेंट सेक्शन हो गया। प्रेसिडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे कंट्रीज हैं जिनके प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये सारी अपॉइंटमेंट जरूरी हो जाती हैं करंट अफेयर्स वाली। मैक्सिको में आप याद रखेंगे किसका नाम, क्लॉडिया शिनबाम, ठीक है, किसका नाम, क्लॉडिया शिनबाम का। मैक्सिको की बात कर रहे हैं हम। तो प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ना, वुमेन प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अंदर कौन अपॉइंट हुई थी, जुडिथ तुलुका, ठीक है, जुडिथ तुलुका का नाम याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम की, अगर हम बात करें वियतनाम की, तो टू लैम याद रखेंगे। ताइवान की बात करें, ताइवान की, तो कौन है प्रेसिडेंट, ताइवान की बात करें तो लाई चिंग टे, ठीक है। ते और ताइवान, देखो हमें सिर्फ याद रखना, हमें मैटर नहीं करता कैसा भी नाम हो उनका, हमें तो एग्जाम के अंदर एक अपना जो एमसीक्यू है उसको करेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेने का। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की, इंडोनेशिया, जकार्ता है कैपिटल, कौन है प्रेसिडेंट, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो याद रहेगा नाम। वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया, कुछ और देश भी अभी जो न्यूज में आएंगे वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। हो जाएगा याद। अगला देखेंगे प्रश्न, दार एस सलाम पोर्ट है, बंदरगाह है, तो ये लोकेटेड है कौन से देश में, बिकॉज अभी ना रिसेंटली स्टूडेंट्स अदानी पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट्स भी तो है अदानी के, है ना। अगर आप देखोगे तो अदानी पोर्ट्स का एग्रीमेंट हुआ था कौन सी कंट्री के, दार एस सलाम पोर्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए क्या हुआ है, 30 साल का कंसेशन एग्रीमेंट हुआ है ऑपरेट करने के लिए टर्मिनल 2, इसका टर्मिनल 2, ठीक है। ये जो बंदरगाह है कौन से कंट्री का है, तंजानिया का है, याद रखेंगे, तंजानिया इन अफ्रीका, ठीक है। मोजाम्बिक से बॉर्डर शेयर कर रहा है तंजानिया, कैपिटल है डोडोमा, ठीक है, डोडोमा याद रखेंगे। तंजानिया के ही किनारे पे है जांजिबार आइलैंड, कौन सा है, जांजिबार आइलैंड। तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों ने पार्टिसिपेट किया था, नेवल एक्सरसाइज थी इनकी ट्राइलेटरल। तो इसके अंदर टी से क्या है, तंजानिया है, तंजानिया। तान के सलाम, किसको सलाम, डार ए सलाम, ठीक है, किसको, तंजानिया को, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है जी। ये देखो आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मिल जाएंगे कि हमारे जो इंडियन पोर्ट्स हैं, है ना, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंटेनर पोर्ट्स की, है ना, कार्गो हैंडलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना पोर्ट्स का, वो हम बाद में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं बता नहीं रही अभी। तो कार्गो हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जो कंटेनर ट्रेड है वो किसके द्वारा किया गया है, 2024 का डेटा आया है, लार्जेस्ट आ गया है, टॉप पर आ गया है, कौन सा है, पारादीप पोर्ट। पारादीप पता होगा ना कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, उड़ीसा में है। और 145.3 मिलियन मेट्रिक टन का यहाँ पे जो कार्गो है वो हमें देखने को मिलेगा कि लार्जेस्ट पे है, जिसने सरपास किया है किसको भाई, इससे पहले कौन था, दीनदयाल पोर्ट, सुना है नाम, दीनदयाल पोर्ट कांडला, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कौन सा है, दीनदयाल पोर्ट, कोचिन, केरला। तो ये सारे जो बंदरगाह हमारे कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, टॉप में रहते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट है, उसका भी अगर हम बात करें स्वच्छता के अंदर 3rd रैंक है विशाखापट्टनम।
तो अलग अलग ना इनकी पोर्ट अथॉरिटी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं ना जब पोर्ट्स की, विशाखापट्टनम, तो इसका रैंक क्या है, स्वच्छता पोर्ट्स जो इसके अंदर रैंकिंग थी, तो 3rd रैंक है, जो किसने दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग है, वाटरवेज है, तो कौन है उसके मिनिस्टर, श्री सर्बानंद सोनोवाल, नाम याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, इनके द्वारा पूरा मैनेजमेंट किया जाता है बंदरगाह का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तंजानिया इज द राइट आंसर। नोट हो गया ना, देखो नोट कर लो बच्चे, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ हवा में जा रहा है आपके, फैक्ट्स हैं इतने सारे, और फैक्चुअल डेटा हमेशा एसएससी पूछता है, तो आपको नजर रखनी होती है जब भी कोई स्टेट के रिगार्डिंग है, भारत की चीजें हो गई, रैंक्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, तो सब कुछ मिक्सचर आपको मिल जाएगा। सेग्रीगेटेड सेक्शंस भी आपके लिए जल्दी लाएंगे हम, जिसके अंदर टॉपिक वाइज आपको पढ़ा दूंगी, याद कैसे रखना है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, है ना, नेशनल पार्क्स हो गए, रैंक रिपोर्ट हो गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, रामसर साइट्स हैं, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है स्टूडेंट्स, देखो अगर हम पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो चेन्नई पोर्ट है जो आर्टिफिशियल पोर्ट है ना, 2nd बिजिएस्ट पोर्ट इन इंडिया, फैक्चुअल डेटा। ठीक है, 2nd पे कौन है, चेन्नई है, और कोलकाता पोर्ट ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड, हाँ जी, कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा है, तमिलनाडु का एन्नौर पोर्ट, एन्नौर बंदरगाह है ये। ठीक है, कांडला कहाँ है, गुजरात में है, कांडला पोर्ट गुजरात, पारादीप ओडिशा। ठीक है, हाँ जी, और आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है जो आंध्र प्रदेश में है, जगह भी याद रखनी है, जगह तो वैसे आपको पता ही होंगी, पारादीप ओडिशा है। ठीक है, फिर कांडला गुजरात है, एन्नौर तमिलनाडु है, चेन्नई हो गया, कोचिन हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। इन्वायरमेंट डे की बात हो रही है, तो जून के महीने में कब ये मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो कब हुआ था स्टार्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, तो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, रेजोल्यूशन पास किया था इन्वायरमेंट डे को लेकर, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। तो काफी लेटेस्ट रहता है, न्यूज में रहता है। थीम भी आपको याद रखना है, इसका थीम क्या है, लैंड रिस्टोरेशन, है ना, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलेंस। ठीक है, जो सूखा होता है, डेजर्टिफिकेशन है, बंजर जमीन हो जाती है। ठीक है, और लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, ड्रॉट रिजाइलेंस, ये इतनी बड़ी सी इसकी जमीन की बात करी है, भूमि की बात करी है अभी थीम के अंदर, और 5 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 5 जून को किया जाता है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और आपके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण या क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ डेज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स अर्थ डे की, है ना, तो विश्व पृथ्वी दिवस वो कब मनाया जाता है, ये हो गया, याद रहेगा। ठीक है, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं किसकी, विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, पता होगा ये तो, हाँ जी, 22 अप्रैल। ठीक है, याद रखना इसको। थीम क्या है इस बार अर्थ डे की, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड ओशियन डे की बात करें, वर्ल्ड ओशियन डे, तो ये कब आता है, 8 जून को। ठीक है, समुद्र हो गए ना यहाँ पे। अगर हम वर्ल्ड वाटर डे की बात करें, वाटर डे, पानी तो पीते हो ना, कितनी बार पीते हो, 2-2 बार तो पीते ही होगे, तो 22 मार्च, 2 बार पानी पीना है मार्च में, बिकॉज बहुत गर्मी होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब आता है, वाइल्ड लाइफ डे, हाँ जी, वाइल्ड लाइफ डे भी याद रखेंगे, 3 जानवर थे, 3 मार्च। ठीक है,
मारना नहीं है, बिकॉज 3 थे, 3 जानवर, वाइल्ड लाइफ, 3 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल डे ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 22 मई को आता है वो, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। अच्छा, इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अलग अलग एक्ट्स होते हैं बच्चों, चाहे वो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हो, वाटर के ऊपर हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, जिसकी फुल फॉर्म है ईपीए की फुल फॉर्म है, ठीक है, और 1986 में ये आया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया में, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अलग है, एक हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जितेंद्र सिंह है, ठीक है, मिनिस्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको पता होगा कि पोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है वो पोल्यूटेड कंट्रीज में 8th रैंक पर है। अगर एयर क्वालिटी की बात करें, एयर क्वालिटी की बात करें तो 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इंडिया, जिसमें दिल्ली, जो दिल्ली है स्टूडेंट्स, दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है। देखो जहाँ पे स्टूडेंट्स है ना मुझे सुन रहे हैं अभी, और अगर आप डेली वाली क्लास अटेंड करते हो गैलेक्सी क्लासेस पे, है ना, 9:30 पे सुबह होती है, मैक्सिमम ऑफ फैक्ट्स कवर है वहाँ पे, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार डिसिप्लिन से आपको क्लास लेनी है, हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना है, टाइम देना है हर चीज़ को, ठीक है, तब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। ऑप्शन है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है, थीम बता दिया आपको, ये डेज नोट कर लिए हैं, नोट कर सकते हो, नहीं तो क्लिपिंग ले लिया करो आप, है ना, बेटर आपके है रेफरेंस के लिए। ओके है, चलिए अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसका डेटा है 23-24 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमी के बारे में, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले तो बताओ टॉप 2 में कौन कौन है, 3rd तो हम देख लेंगे, पहले तो टॉप के जो हैं यूएस और यूएई है, ठीक है। देखो यूएई तो अभी न्यूज़ में था, इंडिया और यूएई की क्या है, डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ है, बिकॉज लास्ट ईयर का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो $85 बिलियन तक का इनका बायलैटरल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर आपने रशिया का सुना हो, रशिया के दौरे पे गए थे अभी पीएम मोदी, जब उनको सिविलियन ऑनर दिया गया था हाईएस्ट, सेंट एंड्रू द अपोस्टल, है ना, रशिया का, तो रशिया के साथ $100 बिलियन की डील हुई है, जो 2030 तक इनको अपना ट्रेड जो है फुलफिल करना है, आपस में बढ़ाना है ट्रेड को, व्यापार को। तो ये हो गई रशिया के साथ, ये हो गई यूएई के साथ। अभी फूड के ऊपर हुई है इनकी, फूड एंड बेवरेजेस पे जीसीसी की मीट हुई है दुबई में, ठीक है, दुबई में हुई है। तो दुबई में स्टूडेंट्स गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, है ना, सऊदी अरब में हेडक्वार्टर्स हैं, सऊदी अरब भी पार्ट है इसका, मैंने तुम्हें याद भी करवाई थी इसकी पूरी सीरीज, तो डेली क्लास लिया करो, है ना। ये तो जुलाई का ही करंट अफेयर हो गया। तो जीसीसी फूड एंड बेवरेजेस पे क्या हुआ है, मीट हुआ है दुबई में, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है। इतना ट्रेड है इनका, किसका, इंडिया और यूएई की बात कर रही हूँ। ये हमारे टॉप 2 क्या है, एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, यूएस यूएई। 3rd पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, बोला है कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट यानी तीसरा सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है, चाइना, नीदरलैंड्स, जर्मनी या फिर जापान। देखो चाइना जो है ना तुम्हारा दूर दूर तक अभी आ नहीं रहा है, टॉप 3 में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसलिए याद रखना है हमेशा चाइना नहीं होता है आंसर, ठीक है। ये हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट है ये नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स। तो याद रखेंगे कि कितना पहुंच गया है अभी, 17.4 बिलियन देखा गया है, और ये भी स्टूडेंट्स बड़ा है, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम है जो, है ना, ट्रेड वॉल्यूम है। तो रशिया हो गया, यूएस, यूएई, इनके साथ ऑल टाइम हाई पे रहता है और बढ़िया चल रहा है एकदम। नीदरलैंड्स कैपिटल इज एम्स्टरडैम, ठीक है, एम्स्टरडैम। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स नीदरलैंड्स, हाँ अभी इसके जो है स्टूडेंट्स चुने गए हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, याद रखेंगे आप किसका नाम, डिक शूफ का नाम,
ठीक है, डिक शूफ का नाम आपको याद रखना है प्रेसिडेंट में, डिक शूफ, ठीक है, नीदरलैंड्स न्यूज में था। फिर यहाँ पे जो रॉटरडैम है ना, रॉटरडैम आपने नाम सुना होगा, रॉटरडैम का नाम सुना होगा। यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुई थी 2024, रॉटरडैम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई? नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। कैपिटल है एम्स्टरडैम और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है ये भारत का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत अभी तक? सही है, समझ आ गया? कर दूं, हटा दो इसको, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, तो आपको देख के लगेगा नहीं कि हमने 50 क्वेश्चन करे हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे अगर ये 1.5 घंटे की क्लास ले लोगे तो बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इंस्टीट्यूट रैंक फर्स्ट अमंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स? किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। क्यूएस क्या होता है? क्वेक क्वेरली सिंबल्स, क्वेक क्वेरली सिंबल इसकी फुल फॉर्म है, जो 2004 में स्टेब्लिश हुआ। और यहाँ पे 2024 तो छोड़ो, 25 का भी डेटा आ गया है। किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट्स का, इंडियन इंस्टीट्यूट्स का। और पहला रैंक किसका है अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट? देखो मैक्सिमम यहाँ पे ना 1500 कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग करी गई है, ठीक है। लेकिन टॉप पे पूछा है तो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली है, मद्रास है, बॉम्बे है या फिर कानपुर है, ठीक है। तो देखो टॉप पे अगर आप बात करोगे ना क्यूएस की, तो 24 हो गया, 25 हो गया, बॉम्बे ही आएगा आंसर। याद रख लो, इसको चिपका लो दिमाग में। 118 रैंक है इसका, ठीक है। तो टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, 150 रैंक है, ठीक है, ठीक है। और एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है और फेमस है, इसमें नहीं है अभी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर, इसका जो रैंक है वो 211 है। लेकिन जो टाइम्स हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है ना, एक टाइम्स होती है, टाइम्स, ये यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमेशा ये टॉप पे रहता है, आईआईएससी बेंगलोर। तो तुम्हें देखना है तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रिपोर्ट है किसकी, इंडेक्स है किसका? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। अब टॉप पे कौन सी है इसमें अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो एमआईटी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस है ना, ये सब टॉप पे है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। आईआईटी मद्रास है 227 पे, 227, इसका कितना है 263, तो ये तो टॉप 500 में आ रहे हैं। बट टॉप 150 में कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, बेंगलोर का थोड़ा पीछे हो गया, 211 रैंक है। जस्ट रीड कर लो, हर एक का रैंक याद मत रखो। बॉम्बे का याद रखना, बॉम्बे 118, ठीक है, B118 कोड बना लो, कुछ भी करो, इसका मुझे याद चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ आ गया है बच्चे? दिक्कत तो नहीं कोई? अभी तक क्लियर है सब? 17 क्वेश्चन ही करे अभी हमने, कहीं सोच रहे हो क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑल ओडिशा एलिफेंट सेंसस 2024 का रिपोर्ट है, हाउ मेनी एलिफेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन ओडिशा? ओडिशा के अंदर एलिफेंट्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता, जंगली यहाँ पे हाथी होते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं ये फार्मर्स को, ठीक है। तो देखो एलिफेंट्स की बात हो रही है, सर्वे हुआ है, सेंसस हुआ है, कितनी पॉपुलेशन देखी गई है एलिफेंट्स की यहाँ पे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता है उड़ीसा में, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, जंगल है, तो वहाँ पे जंगलों में जो हाथी हैं उनके लिए फेंसिंग लगानी पड़ती है प्रॉपर, वो भी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग है स्टूडेंट्स। और गवर्नमेंट बाकायदा यहाँ पे कंपनीज को पैसे देती है कि आप फेंसिंग कीजिए, हमें हाथियों से बचाइए, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे लोगों को मार देते हैं, ये सड़क पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कितना है 2098, पता ही होगा आपको, 2098, इसको याद रखेंगे। एलिफेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एलिफेंट्स का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, याद रखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एशियन एलिफेंट्स हैं, है ना, इंडोनेशिया के हैं, जावा सुमत्रन, ठीक है, ये सारी स्पीशीज होती है इंडियन एलिफेंट्स। और इंडिया में भी आप लगाओ लगभग 30,000 एलिफेंट्स तो हैं, ठीक है, पूरे विश्व में कम से कम 4 लाख हैं, ठीक है। और भारत में कर्नाटका है जिसमें
कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है किसकी है? मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, जनसंख्या है किसकी? एलिफेंट्स की। ठीक है, और आपने देखा होगा एक ना विश्व की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आई थी। ठीक है, क्राइम रिपोर्ट आई थी, तो इसके अंदर भी आपने देखा होगा राइनो है, फिर पेंगोलिन है और फिर एलिफेंट है। सबसे ज्यादा इलीगल व्यापार हो रहा है इन सारी जानवर की स्पीशीज का। आर से राइनो, पी से पेंगोलिन, ई से एलिफेंट। ठीक है, तो टॉप 3 में आ रहा है, ये टॉप 3 में आ रहा है, नोट कर लो इसको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं भारत में बताओ, सोचो। 33। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज्ड है जो 33 एलिफेंट रिजर्व्स। याद रहेगा बताओ, इतनी चीजें याद रहेंगी? ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूली एडेड रामसर साइट्स। रामसर साइट्स आर, ये यूनेस्को की चीजें हैं जो जितनी भी बड़ी फेमस हैं, चाहे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, कंफ्यूज मत हो ना, रामसर साइट्स अलग हैं, है ना, तो वेटलैंड्स हैं जो अलग अलग, उनको ऐड करा गया है। ठीक है, रामसर साइट्स में स्टूडेंट्स, रामसर साइट्स में अगर हम देखेंगे तो न्यूली एडेड के अंदर कौन सी हैं? भरतपुर, किलाडियो, नागी, नकती या फिर काजीरंगा सुंदरबंस, है ना। तो अंदाजा अगर आप लगाओगे, एलिमिनेट अगर करोगे, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखो अभी तक ना पहले 75 थी, 5 ऐड हुई, है ना। एमपी की तो मतलब राम के 5 पिता याद करवाया था तुम्हें मैंने पहले, राम सर, है ना, राम के 5 पिता, 80 हो गई थी। अभी 2 और ऐड हो गई हैं न्यूली एडेड साइट्स, 82 हो गई हैं अब टोटल। अब इसको याद रखना है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अभी कितनी है? 82 है, ये याद रहेगा। रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं, तो रामसर कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुआ था? 1971। कहाँ पे है ये जगह रामसर? रामसर कन्वेंशन याद रखेंगे। रामसर कहाँ पे है? जगह के नाम पे बोला गया ना इसको। ये ईरान में लोकेटेड है, ईरान में, ठीक है, ईरान कैपिटल तेहरान। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है, ठीक है, वेटलैंड डे, वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार की साइट्स है, बिहार का जामुई डिस्ट्रिक्ट है, जामुई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेंजेस हैं, और आंसर है नागी एंड नकती, जो कि बर्ड सेंचुरीज हैं दोनों के दोनों, ठीक है। क्या है ये? बर्ड सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज है, नागी और नकती बर्ड सेंचुरीज, जामुई डिस्ट्रिक्ट, बिहार, रामसर साइट्स टोटल 82। सारी चीजें याद रखोगे, कोई दिक्कत? 1971 में 2 फरवरी को ही ये साइन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, IPEF क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम। क्या है IPEF? इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहती हैं, SCO है, ब्रिक्स है, नाटो है, एशियान है ना, दुनिया भर की है, बीमस्टेक है। और IPEF क्या है? अब ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, 12 कंट्रीज है, पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे किया? इन विच कंट्री? इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे? सिंगापुर में, याद रखेंगे, ठीक है, सिंगापुर में। और साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं कंट्रीज ज़्यादातर, वो हैं इसमें इंडो पैसिफिक। पैसिफिक का भी आपको याद रखना है, लार्जेस्ट ओशियन है विश्व में, ठीक है। कितने हैं? 5 हैं टोटल, है ना। तो IPEF कब हुआ था? ये 5 से 6 जून को हुआ था। सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं, क्लीन बोल रहे हैं ना, क्लीन एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, उस सब पे बात करी है। कौन से रीजन की बात हो रही है? इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। कब लॉन्च हुआ था ये? 2022 में। IPEF 2022 किसके द्वारा? बाय USA, ठीक है, बाय USA।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट, अच्छा ओशियंस भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। अगर आप बात करो ओशियन गोइंग टग की, तो ये तो मैं आपको जुलाई का बता रही हूँ, बट ओशियंस के ऊपर भी ट्रीटीज़ हो गई, ठीक है, ट्रीटीज़ हो गई, मैरीटाइम हो गया, समुद्र सुरक्षा हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अब ओशियन गोइंग टग पे इंडिया और इंडियन नेवी ने कोलैब किया, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। इंडियन नेवी ने कोलैब करा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जो है ना, ओशियन की रिसोर्सेज हैं, तो इसके अंदर भी दिखाया गया जो स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट है, किसने रिलीज़ करी है, 2024 में यूनेस्को ने, ठीक है। ऑप्शन सी यूनेस्को ने, यूनेस्को 1945 ईयर हो गया। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, पेरिस, दैट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजूले, ठीक है, ए। ये हो गया यूनेस्को। अब आप याद रखेंगे स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट। इंटरनेशनल ओशियन डे बताया था मैंने आपको, कब आता है ये, कब आता है इंटरनेशनल ओशियन डे, जून में ही आता है, 8 जून, याद रखना इसको, 8 जून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया, केन्स फिल्म फेस्टिवल काफ़ी न्यूज़ में था, मई की बात कर रही हूँ, अब तो जुलाई आ गया है, जून की हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे है बेस्ट एक्ट्रेस न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, सही उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, सान्या मल्होत्रा, ठीक है। विद्या बालन, राशि खन्ना, सना खान या फिर सान्या मल्होत्रा, तो सान्या मल्होत्रा इज द राइट आंसर। मूवी का नाम है मिसेज, MRS डॉट मिसेज, हाँ जी, ठीक है। अगर हम बात करें केन्स फिल्म फेस्टिवल की, ठीक है, फिर आपका जो मुंबई वाला फेस्टिवल है, तो अनासोया गुप्ता है, उनको भी अवार्ड मिला था शेमलेस मूवी के लिए। और केन्स फिल्म फेस्टिवल में जो आपके कौन है, पायल कपाड़िया, इनको भी मिला था, पायल कपाड़िया को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला था केन्स फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल होता है। 77th एडिशन था इस बार, ठीक है, किसका, केन्स फिल्म फेस्टिवल, यूरोप में है ना फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मिला था किसके लिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। ये पूरी जो है फिल्म थी, और ये कौन है, फिल्म मेकर है, ये फिल्म मेकर है, इंडियन फिल्म मेकर है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच मेडल वॉज वन बाय अमन शरावत। अमन शरावत की बात हो रही है, इंडियन मेल रेसलर हैं, और ये पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन क्या है, मेल रेसलर है, इंडियन मेल रेसलर है टू क्वालिफाई फॉर पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले ये पहले क्या है, मेल रेसलर है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था इवेंट, अभी जो पूछ रहे हैं आपसे, बुदापेस्ट रैंकिंग ये इवेंट था, तो बुदापेस्ट के अंदर इनका मेडल पूछ रहे हैं कौन सा आया था, बुदापेस्ट कैपिटल हंगरी, वहां पे हुआ था, ठीक है, हंगरी कैपिटल बुदापेस्ट। बुदापेस्ट रैंकिंग 2024 बाय अमन शेरावत, कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रहेगा। अभी जब ये पेरिस ओलंपिक्स आएंगे ना, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज ये जो इंडियन एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब ने अपने प्लेसेस बुक कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे ग्लोबल राइस समिट, राइस भी आ गया है, चलो एग्रीकल्चर क्रॉप्स कुछ तो आया। ग्लोबल राइस समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी, चारों में से, भोपाल, मोहाली, हैदराबाद या फिर चेन्नई, सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। तो आप राइस में जानते हो कि प्रोडक्शन क्या है हमारी, राइस के अंदर क्या रैंक है ग्लोबली, हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, ठीक है।
राइस प्रोडक्शन में फिर अगर हम बात करें तो कौन सी क्रॉप है ये, रबी है या खरीफ है? रबी है या खरीफ है? खरीफ क्रॉप है। राइस मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ग्लोबल राइस समिट हुई थी जिसके अंदर डिस्कस किया गया था किसके ऊपर, कि राइस जो है या फिर जो क्रॉप्स हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ हम कंडीशंस देख लेते हैं राइस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। देखो, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जानते हो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो याद रखना इसको। लार्जेस्ट कौन सी है? वेस्ट बंगाल। कंट्री में चाइना है, फर्स्ट पे चाइना है, पता ही होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल हमारे कंट्री में लार्जेस्ट, विश्व में चाइना लार्जेस्ट, ठीक। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस में, IRRI, फिलीपींस में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पारादीप, उड़ीसा, कटक, ठीक है, उड़ीसा में है। NRRI, IRRI फिलीपींस में है। स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत आराम से पूछ सकते हैं, याद रख लेना इसको, ठीक है। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री से ज़्यादा, और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा इसको उगने के लिए। ह्यूमिडिटी भी चाहिए, मतलब ये जो मौसम चल रहा है एकदम बेस्ट है फॉर राइस, है ना, चावल उत्पादन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भाग लेने वाले कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब कौन से देश हैं जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनके प्रेसिडेंट आए या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स आए या फिर प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, कितने हैं टोटल? 7 हैं, 7, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए ना आए, बट आपको पता ही होगा रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पे 4 जून को रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे। तीसरी बार यहाँ पे मोदी सरकार आई है ना, ठीक है, 2014, 19, 2024। और आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण सेरेमनी में 7 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है रेनिल विक्रमसिंघ, ठीक है, मालदीव्स के मोहम्मद मिज़ू हो गए, फिर बांग्लादेश शेख हसीना जो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। मॉरिशियस में प्रविंद कुमार है, ये सब आए थे। नेपाल से कौन है प्रेसिडेंट? हाँ जी, रामचंद्र पौडेल प्रेसिडेंट है, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आए थे पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ के प्रेसिडेंट है, बट हाँ 7 लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन किए थे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए आर्टिकल कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे नियुक्त करे जाते हैं। आर्टिकल इज 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अभी हुए हैं इलेक्शंस तो करना पड़ेगा याद। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके अंदर सारे कैबिनेट होता है इनका, ठीक है। एडवाइस करते हैं ये प्रेसिडेंट को ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, ऑलराइट। तो सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिनिस्टर्स हो गए, कैग हो गए, सिक्योरिटी एडवाइजर है, इलेक्शन कमिश्नर है, यूपीएससी के चेयरमैन है, ठीक है। और खुद कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। नीति आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, ठीक है, नीति आयोग, फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ, तो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, जो कि लोकसभा है, ठीक है। और आइदर हाउस, किसी भी हाउस के होने चाहिए ये मेंबर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है महत्वपूर्ण तथ्य हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, उनका अपॉइंटमेंट और उनकी एलिजिबिलिटीज के बारे में। समझ आ गया है? इतना समझ आ गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाता है टेनिस से इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। वुमेन सिंगल्स में कौन जीता है? देखो एक है जो वुमेन है वो 3 बार लगातार टाइटल जीत रही है ना, अलग अलग, वो भी चाहे ये तो फ्रेंच हो गया, इटालियन ओपन हो गया, स्पेन ओपन हो गया, ठीक है। तो इटालियन ओपन हो गया, स्पेन ओपन हो गया, इटालियन, स्पेन। और अगर हम बात करें ना अगर वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अंदर जो टॉप करंट रैंक प्लेयर्स हैं, टॉप में जो है ना वुमेन में, नाम पता है कौन है? चारों में से ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक इज ऑन टॉप।
और स्पेन, फ्रेंच, इटालियन ओपन में ये टाइटल जीतने वाली ये महिला है। पोलैंड की है, पोलैंड की, ठीक है। तो फ्रेंच वालों में तो इन्होंने इटली को हराया था, इटली की जो है उनको हराया था, जैस्मीन को। और पोलैंड से ये खुद बिलोंग करती हैं, ईगा स्विएटेक है, टॉप में है ये, ठीक है। सेकंड पे कौन है? अरीना सबलेंका, अरीना सबलेंका, ठीक है, याद रहेगा। और अगर हम मेन की बात करेंगे तो मेन में इसमें जो आया था ना फ्रेंच ओपन में, कौन आया था विनर? मेन के अंदर विनर, मेन के अंदर कार्लोस अलाकर्ज, ठीक है। कार्लोस का नाम याद रखेंगे फ्रेंच से, ठीक है। और अगर आप बात करें पूरे विश्व की, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर है एटीपी, उसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन है टॉप पर? नोवाक जोकोविक, ठीक है, नोवाक जोकोविक। तो ये सारे हम कर चुके हैं फैक्ट्स। अगेन मैं आपको हर एक सीरीज में क्यों बताती हूँ? बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है। रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविक है। और इंडिया की बात करें तो नंबर 1 टॉप टेनिस प्लेयर मैन में सुमित नागल, ठीक है, सुमित नागल याद रखेंगे आप, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली जर्मनी का एक टूर्नामेंट है वो भी इन्होंने जीता था। देखो जैस्मिन पाउलिनी है ये जो, इनको हराया था किसने? ईगा स्विएटेक ने। सेरेना विलियम्स, ये सब कौन है? टेनिस प्लेयर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंडेड ब्रिक्स की ग्रुप मीटिंग? ब्रिक्स की ग्रुप मीटिंग हुई स्टूडेंट्स, किसने ऑर्गेनाइज कराई बताइए? रशिया ने होस्ट करी, ठीक है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स पहले बड़ा आसान था नाम याद रखना। बी से ब्राजील, आर से रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था, है ना, 2010 में। तो पहली मीटिंग जो हुई थी इनकी 2006 में हुई थी, ठीक है। अभी जो हुई है वो रशिया ने होस्ट करी। अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, किस किस ने ज्वाइन करी, है ना? इजिप्ट ने, ईरान ने, यूएई ने, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा इथोपिया भी है ना, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है और सऊदी अरब भी है, इथोपिया भी। कितने हो गए? 5 हो गए। और इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। अब ये पांचों ने भी ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स। कितने हो गए मेंबर? 5 और 5 10, ठीक है। एशियान के भी 10, ब्रिक्स के भी 10, और आपका जो एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन, इसके भी 10, ठीक है। सब में 10 मेंबर्स हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चारों आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस। लेफ्टिनेंट जनरल है अरुण कुमार, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राकेश शर्मा या फिर संजय सिंह, है ना। तो पहले बताओ कौन थे? मनोज पांडे का नाम बहुत सुना होगा आपने, है ना। अगर हम डिफेंस स्टाफ की बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो जनरल कौन? अनिल चौहान का नाम याद रखेंगे, है ना। बट अभी हम बात कर रहे हैं आर्मी स्टाफ की, तो आर्मी स्टाफ में आपने जो अभी अपॉइंट हुए हैं उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। हाँ जी, और यहाँ पे स्टूडेंट जो वाइस चीफ है वो भी रिसेंटली न्यूज में थे, राजा सुब्रमणी, उनका भी नाम याद रखना। सुब्रमणी का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये तो चीफ है, हमें तो वाइस चीफ भी पता होने चाहिए। जैसे हम नेवी में करते हैं तो आर्मी में भी होगा, आर्मी में भी आपको याद रखना होगा सुब्रमणी, ठीक है। क्लियर है? चलिए ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है इसका, बी। अगला क्वेश्चन है मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स, जिमेक्स 2024 की 2024 में कहाँ पे हुई, कौन सी सिटी में? मैंने आपको बताया था ये ऑल्टरनेट पे होती है, एक बार भारत के साथ ही हुई है ऑफ कोर्स। किसके साथ है? भारत और पहली बात तो कंट्रीज, फिर कहाँ पे हुई, है ना। तो जिमेक्स, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, इंडिया और जापान जिमेक्स, इंडिया और जापान जिमेक्स 2024
मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो पिछली बार हुई थी इंडिया में, इस बार जो एडिशन है वो हुआ जापान के योकोसुका में। जापान के योकोसुका में, कैपिटल में नहीं हुआ है, याद रखना है। इसका आंसर दिल्ली भी नहीं होगा, टोक्यो भी नहीं होगा, आंसर होगा योकोसुका, ठीक है। किसकी बात हो रही है? जापान और इंडिया की बात हो रही है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अगर मैं बात करूं कि बाकी की जो होती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, तो कौन कौन सी हैं? मैरीटाइम तो हो गई जिमेक्स, एक है वीर गार्जियन, वीर गार्जियन एयर वाली है, ठीक है, एयर फोर्सेस। और मिलिट्री वाली, डिफेंस वाली कौन सी है? धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन। जापान प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिडा, कैपिटल टोक्यो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, 30th क्वेश्चन चल रहा है, 50 पूरे करने हैं, है ना। 50 के 100 तो बन ही गए हैं आपके, लेकिन सबसे बेटर है कि आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तो हम करेंगे ही, बट इसके अलावा जो यहाँ वाले क्वेश्चन है ना, ये भी साथ में लिंक करने हैं, ठीक है। Which Indian tennis player won the men's single title at Heilbronn Neckar Cup ATP Challenger टेनिस टूर्नामेंट? जर्मनी का है, जर्मनी का है ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट। किसका? हेल्ब्रॉन नेकर कप मेन सिंगल में। कौन है इंडिया से? बताओ। जो इंडिया के टॉप करेंट टेनिस प्लेयर है ना, किसका नाम बताया था मैंने? सुमित नागल का। तो बस वही आंसर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। और इंडिया में अब टॉप पे आप याद रखोगे, इनका नाम मैंने आपको वर्ल्ड में बता दिया है, नोवाक जोकोविक है, ठीक। हेल्ब्रॉन नेकर कप किसका है? ये कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ बच्चे, ठीक है, ओके। तो ये आपका मेन सिंगल की बात हो रही है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था उसके अंदर जो थी वुमेन में अरीना सबलेंका, मेन सिंगल में जनिक सिनर। जनिक सिनर का नाम भी काफी न्यूज में रहता है। ये टेनिस तो ऐसा है ना कि अलग अलग कंट्रीज के सबके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, तो टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, चेस हो गया, ये अक्सर न्यूज में आएगा, है ना। टेनिस के अंदर मैंने आपको फ्रेंच बताया, इटली बताया, स्पेन बताया, तीनों कौन? ईगा स्विएटेक। बट ऑस्ट्रेलिया वाली अरीना सबलेंका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बच्चे कौन सा है? अरीना सबलेंका, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन है सुमित नागल मेन सिंगल्स, याद रखना इसको। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए अब। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट GCP, जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था, GCP ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? बड़ी हार्मफुल सी गैस है ये, है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस। और इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? ये देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो है नहीं, बट ये है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड, है ना। नाइट्रोजन का NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है, ठीक है। ये है आपका N2O, ये है आपका N2O। तो ये डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, और ये है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बच्चों हम लाफिंग गैस भी कह देते हैं, है ना। लाफिंग गैस भी कह देते हैं। कहाँ से निकलती है ये? फर्टिलाइजर्स होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, एग्रीकल्चर है इसका लार्जेस्ट सोर्स। देखो NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, फोस्फोरस, पोटैश, तो नाइट्रोजन का है ये। नाइट्रोजन साइकिल भी होता है एक, है ना। तो सॉइल के अंदर आपको पता होगा कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है। सॉइल के अंदर क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब ये जो N2O है ना, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वापस से कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। कौन करता है कन्वर्ट? बैक्टीरियाज करते हैं, जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, अगर हम बात करें बच्चों किसकी? ग्रीन हाउस गैसेस की। ग्रीन हाउस गैसेस में पता है कौन है टॉप 3 में? टॉप 3 में देखो, टॉप 3 में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गई, और टॉप 3 में थर्ड पे है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। थर्ड पे है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 क्या है? मीथेन है। आपसे पूछा है कौन सी कंट्री लार्जेस्ट एमिटर है? देखो 16% कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना का है इसमें,
भारत का 11% है। तो मैं बात करूं अगर फर्स्ट रैंक की तो चाइना, सेकंड रैंक की तो इंडिया। तुम्हारे लिए मैटर क्या करता है? दोनों, बिकॉज चाइना लार्जेस्ट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? आप मार्क करोगे सेकंड रैंक, इंडिया की सेकंड रैंक है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ऑटोमोबाइल्स हो गए, है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, इंडिया पॉल्यूशन में टॉप पर है भाई, तो ये तो होना ही था। ठीक है, ये फैक्ट्स नोट करो फटाफट से। तो जब बात आती है ना इन सब चीज़ों की, पोल्यूशन वगैरह की, तो इंडिया टॉप पे ही रहता है, चाहे प्लास्टिक पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है G7 समिट। G7 समिट हुई है, मैंने आपको याद करवाई थी कंट्रीज, ये सब तो ठीक है, कहाँ पे हुई पता है आप सबको, है ना। कहाँ पे हुई? यूरोप के इटली में अपूलिया रीजन में, ठीक है, फसानो, अपूलिया रीजन, इटली कैपिटल रोम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और साथ में सोचें, आपको याद रखना है कि इंडिया से रिप्रेजेंट किया पीएम मोदी ने, और यहाँ पे G7 जो कंट्रीज हैं कौन कौन से शामिल हैं इसके अंदर, इंडिया है, सॉरी इटली है, ठीक है, इंडिया नहीं है इसका पार्ट, याद रखेंगे आप। इटली में हुई, इंडिया से आपको याद रखना है कि पीएम मोदी ने रिप्रेजेंट किया। कंट्रीज जो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं, इटली है, फिर यूके है, यूएस है, और जापान है, ठीक है, साथ में ही फ्रांस, कनाडा, जर्मनी। इटली, यूके, यूएस साथ में लिख लो, जापान लिख लो, 4 हो गए, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी। अब बताओ कोई दिक्कत इस पे? हो गई 7, G7, ठीक है, जिसमें इंडिया ने बोला कि अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन हुई, चाहे वो इकोनॉमिक हो, है ना, ट्रेड हो, एनर्जी हो, इन सब चीज़ों पे, सिक्योरिटी हो, फिर रशिया यूक्रेन हो गया, उस सब कॉन्फ्लिक्ट पे बात हुई, वो अलग मैटर है। इंडिया ने बात करी किस पे? मिशन है जो इंडिया का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ठीक है, इस पे फोकस दिया है इस बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। अच्छा हाँ, पहला इसका मीटिंग जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और 1975 में ये बना था ग्रुप, ठीक है, 1975 में पहला मीटिंग फ्रांस में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चेस को लेकर, चेस जो आपका फाइड है, फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, जानते होंगे इसके बारे में, लॉसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, ठीक है, लॉसेन में, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप की बात हो रही है, गर्ल्स कैटेगरी है, बॉयज कैटेगरी है, तो क्या बोला है आपसे कि गर्ल्स कैटेगरी में फाइड में कौन जीता ये चैंपियनशिप? गुप्ता शुभी, रिंधिया, दिव्या देशमुख, रवि रक्षिता। राइट आंसर इज दिव्या देशमुख, डीडी, ठीक है, डीडी याद रखेंगे चेस से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टोरंटो कनाडा में जो फाइड का टाइटल जीता अभी, यंगेस्ट चेस प्लेयर है इंडिया से, यंगेस्ट चेस प्लेयर है, ठीक है, नाम जानते होंगे, डी गुकेश। कितनी उम्र है इनकी? यंगेस्ट है ना ये, 17 साल, ठीक है, डोमराजू गुकेश, इनका नाम तो याद ही रखना है। फिर अलग अलग ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, 84th ग्रैंड मास्टर, 85th ग्रैंड मास्टर, 84th जो बनी थी वो बनी थी वैशाली, ठीक है, वैशाली, जो कि आपके वो है ना टॉप चेस प्लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, तो आपको नाम याद रखना है, रमेश बाबू प्रगनंदा का, उन्हीं की बहन है, दोनों बहन भाई जो है ग्रैंड मास्टर्स हैं और टॉप पे हैं चेस प्लेयर्स में। तो 84th बनी, फिर ये है 85th पे पी श्याम निखिल, ठीक है। एक तो गुकेश का नाम याद रखोगे, दिव्या देशमुख किसमें है? गर्ल्स कैटेगरी में, जूनियर चैंपियनशिप में, ठीक है। और बॉयज में काजीबेक नौगरबेक, ठीक है, कजाकिस्तान के काजीबेक बॉयज में, गर्ल्स में हमारी कौन है?
दिव्या देशमुख है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें टॉप में चेस प्लेयर जो है, पहले हमने टेनिस की बात करी थी, सुमित नागल है। अगर मैं चेस का बोलूं तो चेस में कौन है टॉप पे? अर्जुन एरिगेसी, इनका नाम थोड़ा सा चिपका लो अपने माइंड में। रमेश बाबू प्रगनंदा भी हैं बट वो थर्ड पे आ गए अब। ठीक है, एरिगेसी। विश्वनाथ आनंद करके हैं जो, वो सेकंड पे हैं। ठीक है, विश्वनाथ। और थर्ड पे जो है वो है रमेश बाबू प्रगनंद। ठीक है, अगर मैं वुमेन की बात करूं तो सिमिलरली इनकी जो बहन है वो भी थर्ड पे ही है। नाम क्या है? विशाली, जो कि कौन बनी है? 84th ग्रैंड मास्टर इन चेस। ठीक, ये मैं मेन की बात कर रही थी, ठीक है। और अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं, चेस के अंदर पहली रैंक मैग्नस कार्लसन। ठीक बच्चों, फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं इसलिए आपको लगातार क्लास लेनी होती है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 34th क्वेश्चन देखेंगे। 34th क्वेश्चन देखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका तो कौन है? कौन इलेक्ट हुए हैं? किसे चुना गया है? किसको चुना गया है? सिरिल रामाफोसा, थाबो मबेकी, फिर बसीरो या फिर नेल्सन मंडेला? राइट आंसर इज सिरिल रामाफोसा, ऑप्शन ए को याद रखना, सिरिल रामाफोसा। जब साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका 3 कैपिटल्स है ना इसकी। ठीक है, 3 कैपिटल्स हैं, केप टाउन है। ठीक है, फिर और कौन सी है? ब्लोइमफोंटेन और प्रिटोरिया। केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोइमफोंटेन। ठीक है, कैपिटल्स है किसकी? है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। तो ये इनका सेकंड टर्म है जब ये अपॉइंट हुई है। अगर मैं बात करूं अभी स्टूडेंट्स, यूके के भी प्रेसिडेंट न्यूज में है, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यूके कैपिटल लंदन, तो यूके प्राइम मिनिस्टर याद रखेंगे कियर स्टामर। ठीक है, कियर स्टामर, कैपिटल इसकी लंदन है। ठीक है, ये रिसेंट हो गया तो जुलाई का बता रही हूँ मैं आपको, बट हम यहाँ पे जून के पढ़ रहे हैं, तो आपने याद रखना है साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब आ गया है आपका इंडियन एयरफोर्स का क्वेश्चन, बिकॉज मैंने आंसर बता दिया आपको। मिलिट्री एक्सरसाइज है तरंग शक्ति कौन होस्ट करने वाला है? ये एक्चुअली पहले डिस्कस हो चुका है ना, जब कोई और एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, जब मैंने आपको बता दिया था, जब रेड फ्लैग चल रही थी एक्सरसाइज, बिकॉज एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति मल्टीनेशनल है, कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया की एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। चीफ कौन है? एयर मार्शल वी.आर. चौधरी या फिर विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी, वी.आर. चौधरी बोल सकते हो। 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है हमारी इंडिया की, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। और अगर आपको पता हो स्टूडेंट्स, तो सियाचिन ग्लेशियर है, एयरफोर्स है, सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो इतने हाई एल्टीट्यूड पे यहाँ पे एयर बेस में हमारा इंडियन एयरफोर्स भी है। ठीक है, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, यहाँ पे भी तैनात है सियाचिन ग्लेशियर पे। ठीक है, एयर बेसिस में से एक है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स लार्जेस्ट जो है वो हिंडन है, हिंडन एयर बेस स्टेशन है जो। ठीक है, याद रखेंगे। तरंग शक्ति है, ठीक है, गगन शक्ति होस्ट करी थी वायु शक्ति के बाद अप्रैल 2024 में। कहाँ पर? राजस्थान में। गगन शक्ति एक है, गगन शक्ति, ठीक है, जो हुई थी वायु शक्ति के बाद। ये है तरंग शक्ति मल्टीनेशनल है, इंडिया होस्ट करने वाला है लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एयर एक्सरसाइज का।
रेड फ्लैग, अच्छा एयरफोर्स की बात हो रही है ना इंडिया की। एक चीज़ और बतानी है आपको, जुलाई का करंट अफेयर है वैसे तो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना मुझे पता है ना उससे ज़्यादा ही बता दूँ मैं आपको, ताकि आप गलती ना करो, है ना। एग्जाम आपने निकालना है तो वो इन्फॉर्मेशन जो हम मेहनत करते हैं वो आपके अगर काम आए तो उससे बढ़िया क्या बात होगी, है ना। इंडियन एयरफोर्स ने ना अभी इनॉग्रेट किया था वेपन सिस्टम स्कूल। वेपन सिस्टम स्कूल कहाँ पे? हैदराबाद में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हैदराबाद में WSS वेपन सिस्टम स्कूल, किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्मी का नहीं है ये, वेपन सिस्टम स्कूल इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है। अचीवमेंट भी इनकी इतनी है कि रशिया के साथ हमारे डिफेंस टाइज भी स्ट्रॉन्ग है। तो 140 हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं रशिया और इंडिया ने मिलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था ना वो भी हमारा हो चुका है, आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? मैंने बताया था अलास्का। अलास्का कहाँ है? अलास्का इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिंपल, ठीक है। रेड फ्लैग भारत ने पार्टिसिपेट किया था जून में, 16 दिन की एक्सरसाइज थी। हाँ जी, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच सिटी हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है ना, देखो यूनेस्को आ गया है न्यूज में, बिकॉज ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिकॉग्निशन दिया है ना, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 4th इंडियन सिटी है बिकॉज इससे पहले 3 को ऑलरेडी मिल चुका है। 3 सिटीज को वर्ल्ड की जो यूनेस्को का नेटवर्क है टोटल 295 सिटीज का। क्राफ्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, क्रिएटिव सिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव सिटीज का नेटवर्क है यूनेस्को का, ठीक है। कौन सा है ये? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। अब WCC, और जो पहले की 3 सिटीज हैं वो कौन सी हैं? देखो याद रखना आप, कौन सी है? जयपुर है ना, जयपुर है, राजस्थान, ठीक है, मिजोर कर्नाटका, और मम्मलपुरम ये किसकी है? तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 3 सिटीज हैं। 4th कौन सी है अभी? श्रीनगर। श्रीनगर को याद रखेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पश्मीना शॉल्स है, कानी सोजनी शॉल्स है, हाथ से जो काम होता है, कारीगरी होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई होती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए फेमस है श्रीनगर। तो यहाँ पे क्राफ्ट सिटीज़ के नेटवर्क में 4th इंडियन सिटी ऐड हो गई है, ठीक। दिक्कत कोई? क्लियर है, याद रहेगा। कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, है ना, श्रीनगर इज द राइट आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय इंडिया की यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला है किसको? इंडिया से, हाँ जी। कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी? कोझिकोड केरला, ऑप्शन ए कोझिकोड केरला। बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि लिटरेचर में है ना, सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। तो साहित्य है ना, साहित्य में घोषित करा है, बिकॉज लाइब्रेरीज का नेटवर्क है बहुत बड़ा। आपको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे पुराने, और चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कहाँ पे? केरला के कोझिकोड सिटी में सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा है। यूनेस्को का बता चुकी हूँ मैं आपको, पेरिस में हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक, 1945 में फॉर्म हुआ था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, केरला ने अनाउंस कर दिया है 23 जून को सेलिब्रेटेड एज द सिटी ऑफ लिटरेचर डे। सोचो, बड़ी बात है ना, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सिटी ऑफ द लिटरेचर डे। चल 23 जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन awarded the Sustainable Governance Champion Award, Sustainable Governance Champion SGC
ठीक है। तो जून 2024 में ये अवार्ड किसको मिला है? आजकल सस्टेनेबिलिटीज में काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। इसका इंडेक्स में देखूँ तो इंडिया का भी जो है वो मोर देन 70 है ना। तो SDG है स्टूडेंट्स 17, कितने हैं? SDG 17 है, 169 टारगेट्स हैं, बट अभी रिसेंटली बोला गया था कि नन ऑफ द गोल्स, 17 गोल्स 169 टारगेट्स, बट नन ऑफ द गोल्स आर ऑन ट्रैक, ठीक है। तो कोई सा भी गोल अभी ट्रैक पे नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम ओशियंस की भी बात कर रहे थे ना पिछले क्वेश्चंस में, तो आप याद रखना SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, बिकॉज वाटर का चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, तो ये वाला याद रख लेना। 13 वाला है क्लाइमेट एक्शन, 13 वाला है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन का पूछा है, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड दूसरा अवार्ड है, ये दूसरा है, ठीक है। ये है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किसको मिला है? कंपनीज हैं अलग अलग शिप बिल्डिंग में, GRSC इज द राइट आंसर, 1884 एस्टेब्लिश्ड, कोलकाता इज द हेडक्वार्टर्स, किसके? GRSC यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में चल रही है कंपनी, है ना। अभी ना गेन्स स्कीम है, गेन्स, तो उसके अंदर भी यही जो है फंडिंग वगैरह दे रही है इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है। इनोवेशन स्कीम है, उसमें भी यही न्यूज़ में थी। ओशियन वाला इनिशिएटिव था, ओशियन टग बांग्लादेश के साथ, है ना, ओशियन गोइंग टग, उसमें भी यही कंपनी थी। तो GRSC का नाम याद रखना, कोलकाता में है, इसको अवार्ड मिला है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन का। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड किसने जीता? REC ने, ठीक है। ये किसने जीता? GRSC, और सस्टेनेबिलिटी चैंपियन कौन है? REC। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बचा है बस, 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे इसको। हाँ जी, 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने। अब देखो अगला प्रश्न, द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में विश्व के पहले एशियाई गिद्ध होता है ना वल्चर, तो उसको बचाने के लिए जो केंद्र है, सेंटर है, उसकी स्थापना कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट करा? बिहार, MP, UP या फिर राजस्थान? ठीक है, बताइए। हाँ जी स्टूडेंट्स, सेंटर है कौन सा? वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, जिसका नाम जो है वो जटायु रखा गया है, जटायु कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर। तो याद रखेंगे, स्टेट है UP, महाराजगंज रीजन है जहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, एस्टेब्लिश करा जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। वल्चर का आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वल्चर गिद्ध जिसकी 9 स्पीशीज होती हैं टोटल, अलग अलग इनका IUCN स्टेटस होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेटस होता है इनका। और उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर, ठीक है। हो जाएगा याद? ठीक है स्टूडेंट्स, 2001 में भी यहाँ पे नेशनल इंडिया के काफ़ी सारे इवेंट्स मतलब कैंपेन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं इसको बचाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव बीन रैंक्ड अमंग द ग्लोबल टॉप 100 पोर्ट्स? फिर से आपका पोर्ट न्यूज़ में आ गया। अच्छा याद करो, दार एस सलाम पोर्ट था, अदानी के साथ कॉपरेशन हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, कौन सी कंट्री थी भाई, कौन सी कंट्री थी? तंजानिया, है ना। याद आ जाए वापस तो समझ लो कि हाँ सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। और लगे कि हाँ बहुत ओवरलोड हो रही है इन्फॉर्मेशन, एक बार और देख लो वीडियो, है ना। चलिए, तो ग्लोबल टॉप 100 पोर्ट्स में CPPI इंडेक्स आया, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके अंदर कौन से हमारे भारत के टॉप बंदरगाह हैं जिनको रैंक करा गया है, कितने हैं, ठीक है।
टॉप पे तो आप जानते ही होंगे ना कौन कौन से हैं, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, पीपावाव है, कोचिन है, जवाहरलाल नेहरू है, कांडला पोर्ट है, ठीक है। अब देखो विशाखापट्टनम तो है ही। अब ये कितने पोर्ट्स हैं यहाँ पे, टोटल 9 है। अलग अलग रैंकिंग मिली है इनको, ठीक है, अलग अलग रैंकिंग मिली है, बता देती हूँ आपको। S&P ग्लोबल ने यहाँ पे रैंक निकाली कंटेनर पोर्ट में, ठीक है, और इसके अंदर विशाखापट्टनम की ही रैंक 19 है। टॉप 20 में कौन है, टॉप 20 में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कितनी रैंक, 19th रैंक, ठीक है। बाकी के हैं फिर स्टूडेंट्स, हजीरा है, कृष्णपट्टनम है, चेन्नई है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट है, मुंद्रा की है 27, मुंद्रा पोर्ट है 27 पर, ठीक है। टोटल कितने हैं, 9 है। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच कंट्री वन द ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2024, किसने जीता। ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे कौन हारा कौन जीता, है ना। तो किसने जीता, इंडिया ने जीता अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बहुत ही प्राउड मोमेंट है सभी के लिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत जश्न से यहाँ पे जो है पूरे इंडिया में, है ना, मुंबई में भी जो है वहाँ पे देखा गया कि कितना जो है जश्न मनाया गया, राइट, सेलिब्रेशन हुआ। तो ICC क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जानते होंगे इसके बारे में, है ना। 1909 में एस्टेब्लिश, दुबई में हेडक्वार्टर्स, और T20 मैन था ये, मैन। वुमेन वाला तो बांग्लादेश करेगा होस्ट, इसको करा था किसने, वेस्ट इंडीज और USA, है ना। तो वेस्ट इंडीज में मेजर रहे हैं, USA, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था लास्ट, जिसमें भारत ने विक्ट्री प्राप्त करी, ठीक है। तो इसलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज भी याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ सीरीज कौन, हाँ जी, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, याद रखना है स्टूडेंट्स। और ऑलराउंडर कैटेगरी जो है इनकी, ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर कौन है, हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या। और स्टूडेंट्स क्या याद रखना है आपको, देखो यहाँ पे अभी रिसेंटली जून महीने के लिए, जुलाई में आया वैसे तो, बट जून 2024 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं ना, तो उसके अंदर जो मैन है, मैन जसप्रीत बुमराह है, और वुमेन में कौन है, स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ठीक है। बताओ याद रहेगा ये सारा, ठीक है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। ऑल राइट, देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया जो है वो विनर है, डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 7 रन। हाँ, 7 रन से जीती है ना इंडिया, तो ये काफी मतलब अच्छा मैच था, सबने देखा होगा, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, ठीक है। मोस्ट रन ओवरऑल बात कर रहे हैं T20 की, तो रमनुल्लाह, गुरबाज, और मोस्ट विकेट किसने ली है, फजलक फरूकी ने, ठीक है, और अर्शदीप सिंह ने। नंबर ऑफ टीम्स 20 थी ICC। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वॉरशिप पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे देखो नेवी की बात हो रही है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज होती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है रिम ऑफ द पैसिफिक, कहाँ पे हुई, हवाई आइलैंड्स, ठीक है, US। अब आपको बताना है कौन सा जो इंडियन नेवल शिप है 29th एडिशन में पार्टिसिपेट किया। सुनन्या है, विराट है, शिवालिक या फिर राजपूत। सही उत्तर क्या हो जाएगा, INS शिवालिक, ठीक है, INS शिवालिक याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इंडियन नेवी की बात करें तो आप जानते ही होंगे चीफ कौन है ना, चीफ कौन है, DKT, DKT मतलब दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद रखना इसको, अगर जो चीज़ पहली बार पढ़ रहे हो उसको फिर ये ना हो कि हाँ भूल जाओ। वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। और एक आपके न्यूज़ में थे संजय भल्ला, उनका भी नाम याद रखेंगे। किनका नाम, संजय भल्ला, चीफ ऑफ पर्सोनल इंडियन नेवी। 4 दिसंबर को आता है इंडियन नेवी डे,
और 2024 को बोला है नेवी ने ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस, ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस। ऑप्शन सी INS शिवालिक, रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, कूल। चलिए, फिर है विच कंट्री एविएशन मार्केट हैज बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है, किसका? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एरोस्पेस पूरा सेक्टर है, एविएशन है ना। कितने पैसेंजर्स कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं आपने देखा होगा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, आप सब भी कभी ना कभी गए होंगे, है ना, इफ गए हो तो। पूरा ये जो मार्केट है एविएशन मार्केट, ठीक है, तो उसके अंदर इंडिया की रैंक थर्ड है, तो इसलिए इंडिया इज द राइट आंसर। वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार में। ठीक है, अब अगर हम बात करें IGI एयरपोर्ट की तो उसके फैक्ट्स पता होंगे आपको। एशिया पैसिफिक का बेस्ट एयरपोर्ट है ये, ठीक है, 6 बार जो है ये टाइटल जीत रहा है। एशिया पैसिफिक का बेस्ट एयरपोर्ट। फिर मैं कहूँगी इसको कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में भी इसकी रैंक 2024 का देखें तो 10th है IGI एयरपोर्ट की। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेगा 72 मिलियन पैसेंजर्स को कैटर करता हुआ IGI, ठीक है, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इंडिया है। और अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए स्टूडेंट्स, नाटो के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंटमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट हुए हैं नाटो के, नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब बना? 1949 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ठीक है, कितने हैं इसमें कंट्रीज? 32 कंट्रीज हैं। ठीक है, 32 कंट्रीज हैं, 30 यूरोपियन, 2 अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, याद रहेगा नाटो के बारे में। अच्छा, ये अब आपसे पूछा है कि अच्छा स्वीडन ने ज्वाइन करा था, ये भी याद रखना। जो स्वीडन है 32nd मेंबर हो गया है इसको ज्वाइन करने वाला, स्वीडन हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा है सेक्रेटरी जनरल, तो उसमें आपको मार्क रूटे का नाम याद रखना है। ठीक है, मार्क रूटे। बाकी के तो जानते ही होंगे आप, एलिमिनेट भी कर सकते हो बहुत आसानी से, है ना। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर, जस्टिन ट्रूडो कनाडा, और ऋषि सुनक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम, बिकॉज अभी तो कौन है? कीयर स्टारमर है। ठीक है, पहले थे ये। ऑप्शन है मार्क रूटे, सेक्रेटरी जनरल नाटो। ठीक है जी, हाँ जी। तो अभी स्टूडेंट्स जो नाटो है उसका 75th एनिवर्सरी भी देखा गया, और मीटिंग जो है वो बाइडेन जी ने होस्ट करी US में, है ना, ये भी आपको याद रखना है। इन विच सिटी अ वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज्ड? जल शक्ति अभियान। हाँ जी, जल शक्ति अभियान आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है हमारी इंडिया में। जल जीवन मिशन है जिसका टारगेट था 2024 तक 100% घर में टैप वाटर कनेक्शन होने चाहिए। हाउस होल्ड जो है, जो घर है, तो सबके पास है जो नल है, नल होना चाहिए, उससे पानी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो टॉप पे स्टेट रहा था ना जल जीवन मिशन की, जल जीवन मिशन टॉप पे जो स्टेट रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसने जो है स्टूडेंट सैचुरेशन लेवल इसमें अचीव कर लिया है, 100% टैप वाटर कनेक्शन है। यह है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन इनिशिएटिव, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पानी को कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो वाटर वाला आपका SDG था 14 था, याद रखना। दूसरा कानपुर, न्यू दिल्ली, इंदौर, मुंबई, कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में, याद रखेंगे। ठीक है, इंदौर क्या है स्टूडेंट्स? क्लीनेस्ट सिटीज़ में टॉप पर है ना, क्लीनेस्ट सिटीज़ में, साफ सिटीज़ में MP की जो सिटी है वो टॉप पर है। और पूरे विश्व में कौन है सबसे साफ सिटी? एस्टोनिया। ठीक है, जल शक्ति अभियान है। अच्छा, एक मैं बात करूं वर्ल्ड वाटर फोरम की, वर्ल्ड वाटर फोरम की जो मीटिंग हुई थी WWF, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? बाय वर्ल्ड वाटर काउंसिल इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के
बाली में, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री बिकेम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हॉट टॉपिक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमेशा इसके मेंबर जो हैं न्यूज़ में रहते हैं, बिकॉज जुड़ते जा रहे हैं, 100 पहुंच गए नंबर, 94 पे अटका था, रेटिफाई हुए थे कंट्रीज। अभी जो है मैं बात करूं ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, है ना, तो 2015 में फॉर्म हुआ, किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इंडिया के गुरुग्राम में है, गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। कब आया था ये, 2015, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 चल रही थी तब, ठीक है। और 94 मेंबर्स रेटिफाई कर रखा है, 120 प्लस देश हैं, ठीक है। 95 कौन जुड़ा था इसमें, 95, 99 और 97 मेंबर। बोर्ड दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, ऊपर लिख देते हैं। ये 100th मेंबर, ठीक है, 99th, 97th और 95th, ये सारे आपको याद रखने हैं बिकॉज सारे न्यूज़ में थे। 100 में याद रखना किसका नाम, पैराग्वे, पैराग्वे कहाँ पे है, साउथ अमेरिका, यूरुग्वे, पैराग्वे, ठीक है। एसेंचियन है कैपिटल, साउथ अमेरिका में है। 100th पैराग्वे, 99th स्पेन, कैपिटल मैड्रिड, 97 पनामा, 95th चिली, ठीक। ये सारे आपके रिसेंट वाले हो गए, आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आप जानते होंगे इंडिया की रैंक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में 3rd पे है, बता चुकी हूँ, ठीक है, इसको याद रखना है। रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में किस पे है, 3rd पे है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैराग्वे। देखिए स्टूडेंट्स, वेयर विल बी द 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG, तो ये बताना है आपको कि कहाँ पे हेल्ड होगी। तो ये रिसेंटली जून में था न्यूज़ में, तो अब आपको बताना है न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। हाँ जी, पिछली बार जो एडिशन था ना 26th वाला ई गवर्नेंस पे, वो कहाँ हुआ था, MP में हुआ था। अभी जो है वो मुंबई, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ऑप्शन डी, मुंबई इज द राइट आंसर, ठीक है। 27th एडिशन है। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, विच स्टेट लॉन्च्ड दिस मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम है, ठीक है, कौन से स्टेट ने करी है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, चाइल्ड मैरिजेस हैं, उनको रोकने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम किसने लॉन्च करी, राजस्थान, उड़ीसा, असम, झारखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, याद रखना, याद रखेंगे, असम इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी, असम इज द राइट आंसर। कुछ नेशनल पार्क्स यहाँ के बता दो, काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, औरंग, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर, क्लियर है। अब एक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 3rd टर्म है इनका, बिकॉज 3 बार मोदी सरकार, है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर अ 3rd टर्म, बताइए, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, सब जानते होंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किया गया, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी। एलिमिनेशन भी करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आर्मी वाले हैं, ये डिफेंस वाले हैं, और ये आपके सिक्योरिटी वाले हैं, सुरक्षा के लिए। अजीत डोभाल इज द राइट आंसर, ठीक है, अजीत डोभाल इज द राइट आंसर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है जी। जिनका स्टूडेंट्स ऑफिस कब तक होता है, जब तक प्लेजर रहता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तब तक ये पावर में रहेंगे, ठीक है, एडवाइजर हैं ये।
एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, बुक्स को लेकर जो प्रधानमंत्री ने रिसेंटली लॉन्च करी थी 3 किताबें हैं, ठीक है, मैंने आंसर बता दिया ना, ठीक है। तो ये आपका वेंकी नायडू है, लाइफ इन सर्विस। एक पूछी आपसे, बट 3 लॉन्च करी थी, किसने? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या फिर अमित शाह, चारों में से प्राइम मिनिस्टर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इनकी 3 किताबें करी थी, जो कि इनकी बायोग्राफी है, इनका तेलुगु में बायोग्राफी है, ठीक है, और एक है सेलिब्रेटिंग भारत, एक है वेंकी नायडू लाइफ इन सर्विस। ये बुक्स हैं, बिकॉज आप जानते होंगे इनको, कौन रह चुके हैं ये? वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स। यहाँ पे पीएम मोदी है ना, मोदी है, जो मोदी का एक्रोनिम दिया था किसने? वेंकैया नायडू ने 2014 में, जिसका क्या फुल फॉर्म है? मेकिंग ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ये इन्होंने ही दिया था मोदी जी को, ठीक है। और ख़ास कनेक्शन है इनका, काफ़ी तारीफ़ करी, उनका पर्सनल लाइफ है, मतलब कि किस तरीके से वो मुश्किलों को अपने डिसीजंस पर नहीं हावी होने देते हैं ना, तो इस तरीके से उनका बताया। और यूथ के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है ये बुक्स, ठीक है। एक बार देख लेते हैं तीनों का नाम, ताकि आपको याद रहे कि किसके ऊपर है ना। एक है महानेता, एक है सेलिब्रेटिंग भारत, ये देखो तेलुगु में बायोग्राफी है महानेता, फिर लाइफ इन सर्विस बायोग्राफी है, और सेलिब्रेटिंग भारत मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है। 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा ना तीनों बुक्स के नाम, किसने करे, रिलीज किसने करी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या करा है? अनाउंस करा है, किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया? ये जो योजना है, बायोप्लास्टिक पार्क है, उसको शुरू करने की जो प्लान है, हाँ, जो प्लान है, जो योजना है, वो कहाँ पे घोषणा करी है कि बनाया जाएगा और इन्वेस्टमेंट लगेगा इसके अंदर। बट बायोप्लास्टिक्स मतलब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होते हैं भाई? प्लास्टिक तो देख लिया हमने, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और प्लास्टिक्स हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो प्लांट्स हैं, है ना, क्रॉप्स के रेजिड्यूज हैं, शुगर केन है, क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनका जो वेस्ट बचता है, एक्स्ट्रा रेजिड्यू बचता है, उस बचे कुचे को यूज़ करके ये बायोप्लास्टिक्स बनाते हैं, ठीक है। बायोप्लास्टिक्स हो गए, उसका आप बोल सकते हो कटलरी होती है, खाना वाना खाते हो ना, तो प्लास्टिक बायोप्लास्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं आजकल, ताकि हमारे जो बॉडी है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स ना जाए। माइक्रोप्लास्टिक समझते हो? माइक्रोप्लास्टिक समझते हो भाई? माइक्रोप्लास्टिक्स का साइज ना लेस देन 5 mm होता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक की बॉटल है, उसको बार बार यूज़ करोगे, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनमें माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक आप यूज़ करते हो, टपरवेयर वगैरह, सेलो हो गया, उसमें आप थोड़े लंबे टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बायोप्लास्टिक पार्क जो लाखों में बनेगा, लाखों रुपए लग जाएगा इसको बनाने में, इसलिए लखीमपुर याद रखेंगे, लखीमपुर में, यूपी के लखीमपुर में, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, एंड आई होप कि सारी चीज़ें आपको पिन एंड प्रॉपरली क्लियर हो गई होंगी। बट देर इज़ अ लॉट टू लर्न, देर इज़ लॉट टू स्टडी एंड लॉट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम बचा है, और मैंने कोशिश करी है कि 1, 2, 3 महीने सब मिक्स करके आपको कनेक्ट करके पढ़ाने की, बिकॉज आपके लिए फैक्ट्स बहुत ज़रूरी है ना, कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करेंगे। 9:30 पे लाइव होती है विद मी प्रिंशिला गांधी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को भूलिएगा मत, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैराथन क्लासेस हुई हैं हमारी, टॉप जो 100-200 MCQs हमने लिए हैं, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करे हैं उसमें, तो वो मैराथन्स भी रिकॉर्डेड अपलोडेड हैं यूट्यूब के चैनल पर, आप जाके डेफिनेटली देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक शेयर करिए, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।